नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। और आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से तबाही आई है उत्तराखंड में, और 7 साल के अंदर दूसरी बार ऐसी तबाही कई सवालों को जन्म देती है। और उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए, उन्हीं का फुल एंड फाइनल करने के लिए इस शो में हम एक बार फिर से हाजिर हैं। ग्लेशियर से तबाही के बाद एक्शन में सरकार, बड़ी खबर, पहाड़ों में ग्लेशियर के पास पोस्ट बनाए जाएंगे आरके सिंह। ग्लेशियर की पहाड़ों में ग्लेशियर की रिमोट मॉनिटरिंग की जाएगी। आरके सिंह ने कहा पास में पोस्ट होने से ग्लेशियर पर नजर रहेगी। आरके सिंह ने कहा 25 सालों के मुकाबले अब तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हर साल 1.5 फीट के बराबर बर्फ पिघल रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आरके सिंह का यह कहना और उन्होंने क्या क्या कहा है, आइए दिखाते हैं। जहां कहीं भी हम हैं और वहाँ पर हम जितने रिवर वैलीज़ के जो ग्लेशियर्स हैं उसको मॉनिटर करने की हम व्यवस्था करेंगे। या तो हम रिमोट मॉनिटरिंग करें उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगा करके, या नहीं तो उसके आसपास पोस्ट रखें। ये आवश्यक है सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट से लेकर, ये आवश्यक है पूरे जनमानस के लिए, क्योंकि फ्लैश फ्लड्स आएगा, ग्लेशियर्स हैं, मेल्ट होंगे, एवलांस होंगे। जहाँ बर्फ़ होता है वहाँ एवलांस होगा, जगह जगह होगा। अगर लोगों को पहले से जानकारी हो जाए, गांव वालों को, तो वो अपने आप को बचा सकेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने, और इसके बाद सीधे चलेंगे कुंदन के पास। कुंदन, अब पछताए क्या हो? अब ग्लेशियर को लेकर अलग अलग चीजें की जा रही हैं, लेकिन जो हादसा था वो तो हो चुका है। निश्चित रूप से, और जो हादसे की तस्वीर है, इस जगह मैं वहीं खड़ा हूं और आप देखिए टनलिंग का जो काम चल रहा है निशांत, वो तकरीबन 100 मीटर के अंदर टनल हो चुका है, उससे गाद निकाला जा चुका है। और कोशिश ये की जा रही है कि जितने ज़्यादा जो है लोग जिसमें फंसे होने की बात हो रही है उन तक पहुंचा जाए। दूसरी तरफ जो बार बार कह रहे हैं कि बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है, एक दूसरी तस्वीर में मैं निशान दिखाऊंगा। मैं कैमरा पर्सन मदन को बोलूंगा जरा एक बार पैन करके दिखाएं कि कितनी तेजी से पानी अचानक से फ्लो जो है बढ़ रहा है। तो चूंकि दिन भर धूप हुई है, धूप होने के बाद बर्फ पिघली है, बर्फ पिघलने के बाद पानी का फ्लो नेचुरली है वो बढ़ रहा है। तो ये थोड़ी देर तक बढ़ता हुआ नजर आएगा, तब तक जब तक कि शाम ना हो जाए। तो ऐसे में जो सरकार और बाकायदा आरके सिंह कह रहे हैं कि हम मॉनिटरिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब तब जब 100 से भी ज़्यादा जाने की बात हो रही है। और जिनका संबंधी गया है उनसे जरा जाके देखिए क्या उनकी स्थिति बन रही है। अभी भी चारों तरफ यहाँ पे लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं कि एक अच्छी खबर आए। टनल के अंदर कुंदन, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं इस टनल के लिहाज से, लेकिन जो आपने पानी वाला एक रेफरेंस पॉइंट बताया और जो बताया किस तरीके से वहां पर जो पानी है बढ़ रहा है, एक बार फिर पूरी तस्वीर एक बार हमारे दर्शकों को समझाएं। टनल के लिए अलग ब्रेकिंग है, मैं आ रहा हूं उसके पास, लेकिन ये पानी के रेफरेंस से जो आरके सिंह ने भी बोला, एक एक चीज समझाएं। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मदन से मैं बोलूंगा जरा सा कि कैमरा को पैन करें। एक तरफ देखिए बराज है, और बराज के सामने से देखिए बड़ी तेजी से जो है पानी जो है वो आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो अब जो है जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहा है, और मेल्ट होने की वजह से वो धीरे धीरे जो है अब धीरे धीरे पिघलता जा रहा है। जो पानी पिघलता जा रहा है तो उससे जो है वाटर लेवल बढ़ भी रहा है। तो इसकी वजह जो है अब इसके आसपास के इलाके या फिर जो रिवर बेड वाले इलाके हैं, नेचुरली है, वहां पे परेशानी बढ़ेगी। तो इस बात का जिक्र वो आज जो कर रहे हैं, क्या ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, पानी का लेवल बढ़ रहा है, ये सब अगर कल और समय रहते आ गया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और जो स्थिति अभी दिख रहा है, इतनी भयावह स्थिति है। सुबह से रात से हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, तस्वीरों के जरिए जो है माध्यम से सब कुछ दिखा रहे हैं। और हकीकत की कहानी ये है कि ढाक के 3 पात वाली सुबह जो हुई थी, इस उम्मीद से कि सब कुछ अच्छा होगा, सूर्यास्त होने वाला है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उल्टे पानी का लेवल और बढ़ता जा रहा है। निशांत जी, आप जो बता रहे हैं, मेरे सामने इस वक्त बड़ी तस्वीर आ रही है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा टनल से जो तस्वीरें आ रही है, वो तस्वीरें टनल की पहली तस्वीरें दिखाएं यहां पर सीधे स्क्रीन पर। राहुल, ये जो टनल की पहली तस्वीरें आ रही हैं, इनको जरा ध्यान से देखें आप। ये पहली तस्वीरें टनल की हमारे सामने, अभी सीधे एएनआई से जो हमारे पास विजुअल्स आ रहे थे, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लेकिन इस वक्त हमारे जो खास मेहमान है उनके पास
उनके पास मैं चलूंगा। हमारे जो खास मेहमान आइए, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है प्रदीप सिंह सर, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका स्वागत है सर। मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दंता, जो फॉर्मर सीनियर कंसल्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका स्वागत है। मेरे साथ प्रोफेसर एएल रामनाथन, प्रोफेसर स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, ग्लेशियर इंटरैक्शन इंपैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज, स्पेशली ऑन हिमालयन रिवर सिस्टम, आप सभी का स्वागत है। और मानव आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे सहयोगी, बल्कि उनके पास मैं आऊंगा यहां पर। एक और मेरे सहयोगी यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कुंदन के साथ, उनके पास मैं आऊंगा। लेकिन इस वक्त आइए आपको दिखाते हैं ये हादसा हुआ कैसे। ये जो जानकारी हमारे पास है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसको दिखाते आइए। यहां पर देखें कैसे हुआ ये हादसा। जोशीमठ से 23 किलोमीटर आगे मलारी बॉर्डर पर, यहां पर ये देखें, जोशीमठ से 23 किलोमीटर आगे मलारी बॉर्डर पर है रैणी गांव। ये हम सबको पता है। जरा आप देखें ध्यान से, नेक्स्ट चेंज ओवर करें इसको और थोड़ा सा इसको जूम इन करें राहुल, अगर बेहतर होगा। रैणी गांव से 20 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी से ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर झील में गिरता है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। यहां पर देख रहे हैं हम आपको लाइव टनल के शॉट्स दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा अगर यहां पर वो जो तबाही के शॉट्स है वो दिखाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। जहां ये ग्लेशियर टूटा वहां उस वक्त -2 डिग्री का तापमान था। थोड़ा जूम इन करें इसको, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यहां पर जबकि -20 डिग्री का तापमान ग्लेशियर के लिए जरूरी है। सोचें आप कितना यहां पर डिफरेंस आया। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर की परत कमजोर पड़ गई। एक और बात जो हमारे सामने है, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। आशंका है कि कमजोर परत के चलते ग्लेशियर टूटकर गिर गया। यहां पर यह हमारे पास है 25 सालों के मुकाबले अब तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हर साल 1.5 फीट के बराबर बर्फ पिघल रही है। एक स्टडी में 650 ग्लेशियरों की सैटेलाइट फुटेज से खुलासा हुआ है। 2019 में जर्नल साइंस एडवांस में यह स्टडी पब्लिश हुई। स्टडी में भारत, चीन, नेपाल और भूटान से 40 साल का सैटेलाइट डेटा लिया गया था। यह हमारे सामने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहां पर मैं सीधे चलूंगा खाली इस ग्राफिक्स और विजुअल्स के साथ, सीधे हमारे जो खास मेहमान हैं उनके पास मैं चलूंगा। प्रोफेसर एएल रामनाथन सर, प्राइमा फेसिया आपके अनुसार क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट डाउन किया? अभी ग्लेशियर मेल्टडाउन, अभी पानी आ रहा है अभी ऋषिगंगा डैम में, वो तो ग्लेशियर का पिघलने में इतना नहीं, क्लाउड बर्स्ट सब बोल रहा है वो नहीं है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट नहीं है। ये तो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम का थोड़ा यही है। बिकॉज ये आपको अभी एक डायग्राम दिखा दूंगा मैं। हाँ, सो अभी ये डायग्राम आप दिखाएंगे तो आपका पता चलेगा। 2016 में भी एक स्टडी किया है 5600 मीटर्स में। ये स्टडी है, इमेजरी हमको प्लैनेट टीम में मिला है लास्ट यस्टरडे, वो प्रोफेसर डैन शुगर ने किया है। ये देख लीजिएगा, इधर से एक लैंडस्लाइड हो रहा है, अवेलेंच हो रहा है इधर। 2016 में भी रिपोर्ट किया, इस बार भी ये देखो, अभी देख लीजिए 2016 में ये रिपोर्ट किया होगा पब्लिकेशन में। अभी 0.2 किलोमीटर का वो वाला निकल के आ रहा है इधर, सारा सेडिमेंट आइस मिला के इधर मिल रहा है। बिकॉज इधर से आप देख लीजिए तो डस्ट डिपॉजिट इधर से कल का फोटो निकला है रिमोट सेंसिंग डेटा से, वो प्लैनेट टीम से। ये देख लीजिएगा इतना डस्ट आपका आ रहा है इधर से। ये क्या हो रहा है ना, वो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है। ये प्री मानसून पीरियड में ये ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसका वजह से इधर से स्नो और आइस इसके साथ सेडिमेंट रॉक वगैरह मिलके इधर आ जाता है। सो इसका मतलब है ये प्री मानसून में ये थोड़ा थोड़ा पिघल के आके इधर बंद कर देता है, थोड़ा छोटा डैम बन जाता है। उसके नीचे क्या होता है ना, वो सबसरफेस हाइड्रोलॉजी बोलता है हम लोग उसको। मतलब है पानी तो ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। नीचे वाला पानी डड्डई से आ रहा है इधर जाके इधर रुक जाता है, इधर दो तीन इधर रुक जाता है। ये 2016 में भी रिपोर्ट किया। वो सारा एक साथ मिलके पानी स्टोर करके वो उसको, बिकॉज वो तरह परमानेंट डैम नहीं है, वो उसको तोड़ के पानी इधर डस्ट देखो, इधर डस्ट आ रहा है, तोड़ के इधर आ गए एक साथ। अभी वो आप इधर देख लीजिएगा, इधर से ऐसे डिपॉजिट हो जाता है। 2016 में रिपोर्ट किया है, इधर देख लीजिएगा, इधर से ऐसे पानी ये सेडिमेंट उसको रोक देता पानी को। इसका अंदर आइस भी होता है। आइस क्या होता है, मेल्ट होने में उसको सडनली निकल जानना चाहूंगा इसलिए तो सर मैंने ये ग्राफिक्स देखा आपका, आप जो बता रहे हैं सर। प्रोफेसर रामनाथन, मैं आपसे जानना चाहता हूं मोटा मोटा आपके अनुसार क्या हुआ? यस सर।
नहीं, उसको क्या मतलब है, पानी रोक रोक के आ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके ऊपर पानी रोक के आ रहा है, पानी रोक के एक साथ तोड़ के निकल के आ जाता है ये वो सेडिमेंट्स को। वो टेम्परेचर बढ़ने में, इसलिए प्री मानसून में हम लोग का ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ऐसे वाला, बिकॉज तो 2016 में रिपोर्ट किया हो गया, वो डैन शुगर उन्होंने रिपोर्ट किया है, इसलिए हम लोग का मॉनिटर करना जरूरी है। ग्लेशियर भी पिघल रहा है, वो नहीं है, बिकॉज इस बार आ रहा है टेम्परेचर ज़्यादा होने में, उधर से सेडिमेंट्स, आइस, स्नो सब मिला के नीचे गिर गया। नीचे गिरने में इतना 5600 मीटर्स में गिरा है, 2000 मीटर गिरा हुआ, नीचे आके वो बंद कर दिया पानी रोकने। वो बाद में क्या होता है, उसको मेल्ट होके उसको निकल के एक साथ आ जाता है। आप जो बता रहे हैं उसके अनुसार मैं जरा सीधे चलूंगा। यहां पर मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। तपोवन टनल के अंदर के लेटेस्ट तस्वीरें मेरे सामने आ रही है, दिखाइए। तपोवन टनल के 100 मीटर अंदर कैमरा गया है और ये देखिए विजुअल्स दिखाइए बगल में, ये देखिए आप, ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। और ये तस्वीरें हमारे सामने हैं तपोवन टनल के अंदर की, और यहां पर ये कैमरा गया है। ये टनल आपको बताना चाहेंगे, इसके बारे में भी आपको ज्यादा डिटेलिंग देंगे, लेकिन उससे पहले इस टनल के लिहाज से एक बड़ी खबर। तपोवन टनल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन पर यह बड़ी खबर। 220 मीटर अंदर टनल में दिखी बोलेरो गाड़ी, जेसीबी मशीन और एक क्रेन भी टनल में फंसी हुई है। दिखाएं जरा विजुअल्स, ये देखें आप, जो लेटेस्ट विजुअल्स आए वो दिखाएं। मलबा हटाकर जल्द गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 17 से 18 डेड बॉडीज बरामद की जा चुकी हैं। करीब 35 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है तपोवन टनल पे। मैं चाहूंगा ये दोनों विजुअल्स दिखाएं और इन्हीं दोनों विजुअल्स के साथ सीधे चलें। अभी जो लेटेस्ट विजुअल्स आए ये है और ये थोड़ी देर पहले के हैं। कुंदन मेरे साथ हैं वहीं पर। कुंदन, बताइए क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए, इस टनल की अगर बात करें तो ये टी शेप का टनल है, अगर मैं समझाना चाहूँ आपको आम भाषा में। और ये जो सीधी आपको टनल के अंदर सड़क जा रही है, ये थोड़ी दूर आगे जाने के बाद 180 मीटर आगे जाने के बाद एक लेफ्ट हो जाती है, एक राइट हो जाती है। जो मैं टी शेप की बात कर रहा हूँ, जो लेफ्ट है वो सीधे बराज की ओर निकलती है, जो बराज यहाँ पे दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, और जो राइट है वो तकरीबन 2 किलोमीटर आगे तक जाती है। ऐसे में इनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से टी जंक्शन तक जो है ये जो मलबा है उसको हटाया जाए और ये 180 मीटर का जो दायरा है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि जो कल अधिकतर मजदूर काम कर रहे थे वो उसी टी जंक्शन पे काम कर रहे थे। और जिस गाड़ी की आप बात कर रहे हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टर गया था, एक स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी थी, उसमें स्कॉर्पियो वो बोलेरो में अंदर गया था और वो जाके देखा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन जब तबाही आई तो उसके बाद वो निकल नहीं पाया। एक उम्मीद इन लोगों को इस बात की भी है कि अगर गाड़ी के अंदर कोई शख्स बैठा होगा तो संभव है वो बच गया हो, क्योंकि जिस हिसाब से मलबा निकल रहा है। कुमार कुंदन, एक जो जानकारी थी वो जानकारी ये थी कि जो छोटी टनल से जब लोगों को निकाला जा रहा था तो मोबाइल फोन से संपर्क साधा जा रहा था। किसी एक का मोबाइल फोन वो हुआ, उससे बातचीत हो पाई। उसमें क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मैं पूरी तरह समझाना चाहूंगा। ये जो पूरा टनल है वो 2.5 किलोमीटर का टनल है, 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है और इसके 2-3 गेट हैं। जैसे ये जिस गेट पे हम खड़े हैं, इसके दूसरी तरफ एक और गेट है, और अगर जिस गेट की बात कल जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था वो एक तीसरी गेट थी। जब मोबाइल फ़ोन से फ़ोन किया गया तो किसी का फ़ोन रिंग हुआ और उसके बाद वो जो तीसरा जो टनल का गेट है उस गेट से इवैक्यूएशन हुआ। आज की अगर बात कर रहे हैं, आज जब कोशिश की जा रही है रिंग करने की या फिर लोगों तक पहुंचने की, तो सभी लोगों के मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कल जो भी टनल के अंदर गया, या तो वो नो नेटवर्क एरिया में है, या फिर मोबाइल की उसकी बैटरी खत्म हो गई है, या फिर कुछ अनहोनी हुई है। कई तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आज भी कोशिश ये की जा रही थी किसी भी तरीके तो उनसे पहुंचा जाए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये जो कुमार कुंदन मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं यहाँ पर प्रोफेसर ब्रिगेडियर दत्ता के पास जाऊंगा, जो कि फॉर्मर सीनियर कंसल्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के रह चुके हैं। सर, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, एक बड़ी टनल एक छोटी टनल, अब बड़ी टनल की क्राइसिस ये है कि उसमें पहले तो घुमावदार टनल, जो अभी डिटेलिंग हम देने वाले हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना एक अपने आप में चुनौती है। क्या आपको लगता है कैसे ये सब ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? हमारे दर्शकों को थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर पाएं, और क्या जीवन की उम्मीद है वहां पर?
देखिए निशांत, जो टनल ऑपरेशंस होते हैं इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आपका डेब्री क्लियरेंस का है, या जो मड स्लाइड है या जो बोल्डर स्लाइड है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज़, क्योंकि वहाँ इतना जो अप्रोच है वो इतनी स्लगिश है, और जो लोग फंसे हुए हैं उनके भी, जैसा अभी आपके संवाददाता ने बताया कि पहले तो किसी से बातचीत हुई थी, कोई राबिता कायम हुआ था टेलीफोन के द्वारा, पर क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई हो या कोई और नेटवर्क इश्यूज रहे हों, तो ये उम्मीद की जा रही है कि टनल के अंदर करीब 30 से 35 लोग अभी भी जिंदा हैं। अभी जो हमारे इंजीनियर्स हैं, खासकर जो इंजीनियर टास्क फोर्स है आर्मी की भी और बीआरओ की भी, जो इसमें काफ़ी ट्रेंड है, वो लोग ये ऑपरेशन अभी कर रहे हैं कि इसके अंदर जो एंट्री है वो कोई लेटरल एंट्री या कोई और दूसरा जो एंट्री है वहाँ से अगर एंट्री मिल सके, और जो शॉर्टेस्ट रूट हो सके जिससे कि जो विक्टिम्स हैं उनको निकाला जा सके। आर्मी के दौरान क्या होता है, जनरली अगर आप एवलांच प्रोन एरियाज में काम कर रहे होते हैं तो एक एवीडी डिवाइस होती है, एवलांच विक्टिम डिटेक्शन डिवाइस। तो हर एक इंडिविजुअल के पास एक वो डिवाइस होती है, और जब भी कोई आदमी अगर एवलांच में फंस जाता है या इस तरह की मड स्लाइड या उसमें फंस जाता है, तो वो अपने आप सिग्नल एमिट करना शुरू करता है और उससे उस विक्टिम तक पहुंचा जा सकता है। तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इस पूरे सोल्यूशन में लगे हुए हैं कि जो शॉर्टेस्ट अप्रोच है वो कैसे वहां पहुंचा जाए टनल से, और सर, मैं लोगों आपको को कम थोड़ा से सा कम रोकूंगा। मेरे साथ मेरे मित्र राहुल, चाहूंगा ऊपर भी जरा शॉट्स दिखाएं, जब इतने अच्छे शॉट्स हमारे पास आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा इस सुरंग वाले अपडेट पर। मैं तुरंत आ रहा हूं। पुनीत शर्मा मेरे साथ इस वक्त लाइव लोकेशन से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से। पुनीत, कहां से आप, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एक एक जानकारी दीजिए। रैणी गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद है। ये वो जगह है जहां से तबाही का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन निशांत, यहाँ सबसे दुखद बात यह है कि एक दिन बीत जाने के बाद भी लोग यहाँ अपनों की तलाश में है। ये परिवार देखिए कितना ज़्यादा गमगीन है, कितना ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर कल से बैठा हुआ है इस उम्मीद में, इस आस में कि इनका जो भाई है वो यहाँ पर श्री गंगा पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहा था और अब मिसिंग है। क्या नाम है आपके भाई का? देवेंद्र। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है यहाँ पर, और अपने तलाश में आई थी। देवेंद्र यहाँ पे कब से काम कर रहे थे और किस प्रोजेक्ट में थे? पाँच छः दिन पहले ही आए थे वो। अच्छा जी, रिपेयरिंग के लिए। और कितने लोग थे उनके साथ में? 5-6 लोग और थे साथ में। जी। अच्छा, तो किस यहाँ पे श्री गंगा में काम कर रहे थे? जी। अच्छा जी। देखिए निशांत, बात करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। श्री गंगा प्रोजेक्ट में देवेंद्र, जिनकी उम्र लगभग 30 साल है, वो काम कर रहे थे और ये परिवार पूरी तरीके से गमगीन है। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लास्ट टाइम इनकी बातचीत कब हुई थी? उनके साथ काम करने वाले लोग जो हैं, क्या उनके परिवार वालों से कोई बातचीत हुई? पूछिए जरा ये सब चीजें। ये बताइए, आखिरी बार आपकी अपने भाई से कब बात हुई थी? पिछले कल ही हुई थी। कल ही हुई थी? पिछले कल हैं? पिछले कल। अच्छा, तो मतलब जिस दिन कल ड्यूटी पे गए थे उस वक्त बातचीत हुई थी थोड़ी देर पहले आपकी? अच्छा, फिर उससे पिछले कल हुई थी। उससे पिछले एक दिन पहले क्या बातचीत हुई थी, क्या कह रहे थे? बस यही कि नंबर दिया था उन्होंने, बोला जियो का नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ एक नंबर दिया था उनको, बोला कि बोला यहाँ नंबर दिया था मेरे को। जो बाकी लोग उनके साथी हैं, उनके परिवार वालों से कोई बातचीत हुई? ये बड़े भाई, छोटे भाई और बड़े भाई है। ठीक, हाँ जी, इनके ब्रदर थे जो ठेकेदार थे ना। अच्छा, ठेकेदार। हाँ जी, इनके ब्रदर थे। का क्या नाम है? वो बोलने की स्थिति में नहीं, हम समझ सकते हैं। पुनीत, कब बात हुई थी अभी आपकी बार? सुबह 9 बजे हुई थी कल। सुबह 9 बजे हुई थी। क्या कह रहे थे आप? आज हमारा काम कंप्लीट हो रहा है तो शाम को वापस आना था उन्होंने। अच्छा, जो फिर उसके बाद कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। हाँ। और बाकी के जो लोग उनके साथी जो थे? गांव के ही थे, सारे लड़के थे। एक गांव के ही थे, 5 लड़के, उनका भी कोई पता नहीं लग रहा है यहाँ पे। क्या नाम है आपके भाई का? कैलाश था। कैलाश। हाँ, उनके साथ और लड़की भी थे। प्रशासन ने अभी कुछ बताया इस बारे में? प्रशासन ने कोई पता नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया अब तक। कहाँ के रहने वाले? रामपुर। रामपुर के। हाँ।
ठीक है निशान, देखिए कल बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, घर आने की बात कही थी सुबह 9 बजे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। और ये परिवार अब ये यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा निशान, ये वो जगह है धौली गंगा जहाँ पर पूरा ये हादसा हुआ। और देखिए ऊपर जो आपको निशान दिख रहा होगा मिट्टी का, यानी लगभग 100 से 150 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर जो पानी और मलबा था कल, वो यहाँ पर पूरी तरीके से बह रहा था। ये पूरी एक तरीके से डेथ वैली बन चुकी थी कल रात में। और ये निशान बयान करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हादसा हुआ, तबाही के मंजर हैं। अभी यहाँ पर जो आगे की सड़क है, वो जो सामने पुल है, आप देखिए कि टूट चुका है यहाँ से। और जो दूसरी तरफ के तमाम जो ये जो गांव आपके नजर आ रहे होंगे, सही है इन पुनीत, सभी मैं आपके गांवों पास से आ रहा हूं। पुनीत, संपर्क आप मेरे कर चुका साथ है। बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। क्या ये बात सही है कि करीब 12 गांव से संपर्क जो है वो टूट गया है इस पुल के टूटने के साथ ही? जी बिल्कुल निशांत, 12 गांव के संपर्क टूट चुका है। और आपको जो बड़ी खबर में एक चीज बताना चाहूंगा, जो तिब्बत सीमा से जो लगने वाली है जो गांव है, खासतौर से वो अफेक्टेड हुए हैं। घनसाली मलारी गांव है और इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो जाने का रास्ता, वो भी फिलहाल जो है यहाँ इधर इस इलाके से कट चुका है। मैं आपके पास आ रहा हूं पुनीत, आप मेरे साथ बने रहिए। अलर्ट पर रखा गया है। आप जो जानकारी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को ये और जरा दिखा दीजिए। कल ये जो खाई दिख रही थी, लबालब भरी हुई थी, मैं चाहूंगा वही विजुअल दिखाएं पुनीत के प्लीज। वो खाई लबालब भरी हुई थी पुनीत, और ये जो इलाका है, ये इलाका, इसकी पूरी टोपोग्राफी, एक एक चीज जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ये जो इलाका है निशांत, ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक पीछे श्री गंगा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा था। और उसके बाद ये रैणी गांव कहलाता है। और यहाँ पर जब सैलाब उठा था, बात करके देखिए पुनीत, अगर वो कुछ बता पाए, कल वो मौजूद थे तो आपको जी बिल्कुल निशांत, सबसे बड़ी चीज ये पीछे जो आपको पहाड़ी दिख रही है, ठीक इसके पीछे से ये ग्लेशियर ब्लास्ट हुआ था, फटा था, और उसके बाद वो आया था। आप लोग यही के रहने वाले हैं, वहां पर वो था। निशांत, यहाँ पे एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए जो सड़क आगे पूरी कट चुकी है, उसको दोबारा बनाने के लिए बाकायदा। पुनीत से हमारा लिंक टूट गया है, लेकिन मैं अब प्रदीप सिंह सर जो हमारे साथ है उनके पास में आ रहा हूं। लेकिन इस वक्त आपको बता रहा हूं, टनल की ओर ये लोग रवाना हुए हैं, और टनल के लिहाज से मैं कुछ अपडेट दूंगा और सीधे मैं प्रदीप सिंह सर के पास आऊंगा। आइए जरा यहां पर ये देखें आप, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है टनल के लिहाज से। बड़ी सुरंग में मौत से जंग अभी जारी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। प्ले करें यहां पर राहुल, पहला ग्राफिक्स। ये तपोवन में 2 सुरंगें हैं, मैं चाहूंगा यहां पर सुरंग वाले ग्राफिक्स प्ले करें, विजुअल्स प्ले करें। 2 सुरंगें हैं, एक छोटी और एक बड़ी, नंबर 1। नंबर 2 चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। छोटी सुरंग से 30 से 35 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं, एक। दूसरा, बड़ी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। बड़ी सुरंग 2.5 किलोमीटर लंबी है और घुमावदार है, इसीलिए रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। बचाव कर्मी रस्सियों के सहारे ही सुरंग के अंदर पहुंच पा रहे हैं। अनुमान है कि बड़ी सुरंग में 35 लोग, बल्कि उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। अभी तक टनल में फंसे लोगों के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मौसम नहीं बिगड़ा तो मजदूरों को बचाने के लिए अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम है। मैं सीधे चलूंगा प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, सॉरी आपके पास देर से आना हुआ, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सर अभी आपने सुना आर.के. सिंह साहब ने क्या कहा। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ हादसे का इंतजार करते हैं, और जब वो हो जाता है तब हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। ये सारी चीजें बहुत पहले हो सकती थी। बिल्कुल निशांत, देखिए दुनिया भर में जितने ग्लेशियर हैं उनमें हिमालयन ग्लेशियर जो है वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, ये सबको मालूम है। और 1980 से लगातार ये जो हो रहा, अपर ऋषिगंगा जो कैचमेंट एरिया है उसमें जो स्टडी हुई है उसके मुताबिक पिछले 30 साल में 10% घटे हैं ये ग्लेशियर। तो जो स्थिति बन रही थी जिस तरह की, उसमें हमारी ओर से जो स्टडीज होनी चाहिए थी, जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो पर्यावरण संरक्षण की बात होनी चाहिए थी, उसका पूरी तरह से अभाव दिख रहा है, सरकार कोई भी रही। एक बात। दूसरा, थोड़ा सा आश्चर्य जो पर्यावरणविद हैं, जो उस इलाके को जानते हैं, उनको इस बात पर भी हो रहा है कि ये फरवरी में हुआ। आमतौर पर होता है कि गर्मियों में जब ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, गर्मी बढ़ती है, तब होता है। इस समय बर्फ जमी होती है, जो दीवारें कमजोर भी होती हैं वो भी मजबूत हो जाती हैं।
थोड़ी। तो इस समय फटना दो तरह की बातें कही जा रही। एक कहा जा रहा है कि शायद जो है वो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा उसकी वजह से 1990 से लगातार दुनिया भर में जो है टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है उसका असर है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद सवाल यह है कि जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही किसी की तो होनी चाहिए। क्यों गई है? एक जो आपने बात शुरू में कही कि हम हादसा दर हादसा जो है रिएक्ट करते हैं। एक बड़ी घटना दुर्घटना होती है, उस समय हमारा रिएक्शन होता है ये तैयारी होगी, उसके बाद सब कुछ धीरे या तो धीमा हो जाता है या ठप हो जाता है। फिर हम जागते हैं जब कोई नया हादसा होता है। आपको याद होगा 7 साल पहले जो है जिस तरह की केदारनाथ की घटना हुई थी, उसके बाद देश भर में पर्यावरणविद, सरकार, दूसरी संस्थाएं जो इन ग्लेशियर्स का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी संस्थाएं सब सक्रिय हो गई थी। लेकिन हुआ क्या? कदम क्या उठाए गए कि अगली घटना ना होने पाए, इसके लिए क्या किया गया? तो जब तक ये प्रिवेंटिव स्टेप नहीं लेंगे, दूसरी बात हमको इस बात को समझना चाहिए कि इस क्षेत्र में पर्यावरण और विकास का संतुलन बिगड़ रहा है। हमको पर्यावरण की चिंता ज्यादा करनी चाहिए। इस क्षेत्र का विकास थोड़ा कम होगा तो चलेगा, क्योंकि जान बचाना ज्यादा जरूरी है। जान रहेगी तो विकास भी होगा। तो इसलिए ये जो संतुलन है पर्यावरण और विकास का, उसके बारे में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। सर, आप जो बता रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने इसीलिए आपको कहीं बीच में रोका नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम सभी लोग बातचीत करते हैं, आप जैसे विद्वान लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग लेख लिखते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इंसान की जिंदगी की कीमत बहुत सस्ती है। लेकिन अभी तपोवन में आज रात भर चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़ी खबर, सीएम रावत भी आज रात ग्राउंड जीरो पर रुकेंगे। रेस्क्यू में हमें हर फ्रंट से पूरी मदद मिल रही है। पीड़ितों की मदद में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ तपोवन में मौजूद है मेरे सहयोगी कुंदन, और उसके बाद मेरे पास बड़ी खबर है लखीमपुर से, जहां पर मनीष मेरे साथ है। कुंदन, अभी के जो हालात हैं, हम रेस्क्यू में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, क्या समझा जाए? आप कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अब बहुत देर नहीं हो चुकी है। देखिए, कल सुबह 9 बजे के आसपास निशांति हादसा हुआ है और अभी तकरीबन 4:30 बजने जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना वक्त बीत चुका है। कल रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। थोड़े समय के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए होल्ड किया गया था क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर लेवल थोड़ा बढ़ गया था, जिसकी वजह से थोड़े समय के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया। उसके बाद भी फिर शुरू किया गया। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन आज रात भी चलेगा। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से गाद है, अगले 7 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये गाद निकालना इतना आसान नहीं है। एक दिन में अगर आप 100 मीटर घुस पा रहे हैं तो अंदाजा लगाइए 2 किलोमीटर लंबी जो है पूरी टनल है, उसको घुसने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो ये कहना कि आज रात भी चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक कि अंदर इंसानी जानों के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अंदर कोई कह रहा है 30 है, कोई कह रहा है 35 है, कोई कह रहा है 40 है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। और उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बहुत जरूरी है, और मैनुअल रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए ही जिस हिसाब से जो निकाला जा रहा है, उनका क्या कहना है? कुछ काउंट तो होता है, कोई अटेंडेंस रजिस्टर तो मेंटेन किया जाता है ना, कि कितने लोग अंदर होंगे? क्या कहना है उनका, या बताना नहीं चाहते? देखिए ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग कंपनीज है। पहला एचसीसी है, दूसरा रेटविक कंपनी है, तीसरा और भी मतलब 6-7 कंपनियां एक साथ यहाँ पे काम कर रही थी। दूसरी बात है, जब आपदा आई तो कौन से कंपनी के कितने स्टाफ कहाँ मौजूद थे, ये बिल्कुल भी पता करने की स्थिति में कोई नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट का समय मिला निशांत। 1 मिनट में या तो आप अपनी जान बचा लीजिए या फिर आप निकल पाइए। जो बचा पाया वो बच गया, नहीं तो सारे के सारे वॉश आउट हो गए हैं, जिसको सरकार कोई मिसिंग कह रही है, सरकार कह रही है कि कोई कुमार कुंदन, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, क्योंकि मैं अब मनीष के पास जाने वाला हूं। उत्तराखंड त्रासदी के बाद यूपी के लखीमपुर खीरी में हाहाकार। ग्लेशियर फटने से लखीमपुर खीरी के एक ही गांव के 5 लोग लापता। ग्लेशियर फटने के बाद पूरे गांव में चीख पुकार। लापता मजदूरों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। सीधे दिखाएं उनकी आप बीती। 3 बच्चे कहाँ हैं? हासन का ही भूलनपुर गांव है, जहां पर सूरज जो अपने माँ बाप से कह के गया था कि इस बार जब रकम लेकर आएगा कमाई की तो उससे मकान बनाएगा। हीरालाल अपनी माँ के लिए कहा था कि चश्मा बनवाएंगे।
ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो किसी न किसी वायदे के साथ और एक इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर रोजी रोटी चलना बहुत मुश्किल होती है, उत्तराखंड में उस प्रोजेक्ट में काम मिलेगा तो कम से कम परिवार को 2 वक्त की रोटी दिलवा सकेंगे, इस सोच के साथ गए थे। विमलेश जो तस्वीर देख रहे हैं, इनकी हाल ही में शादी हुई है, इनके पति भी वहां मजदूरी करने गए थे। कब गए थे आपके पति? 1.5 महीना से साल गए थे। अच्छा, क्या नाम है आपके बेटे का? अर्जुन। अच्छा, अर्जुन है, तो अर्जुन की बहनें हैं ये? सब मेरे एक ही बेटा था मेरा, 4 लड़की है। तो सारी जिम्मेदारी अर्जुन की थी? इस गांव के लोग अक्सर मजदूरी के लिए उत्तराखंड जाया करते थे। ये 5 परिवार जो है, आज उनके 5 लोग लापता हैं। हालांकि एक शख्स विमल जिनसे बातचीत हो पा रही है, उसने फोन करके सूचना दी कि बाकी लोग जो है लापता हैं। उत्तराखंड प्रशासन के संपर्क में यहाँ का जिला प्रशासन भी है, जानकारी दे दी गई है कि ये शख्स लापता हैं, उनके फोटो भी मुहैया करा दिए गए हैं। वहां से कोई अपडेट आएगा तब इन परिवारजनों को बताया जाएगा, लेकिन तब तक जो आंसुओं का सैलाब है वो इस गाँव में इन चीखों के जरिए सुनाई दे सकता है, आंखों में आंसुओं के जरिए दिखाई दे सकता है। केवल शैल पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखीमपुर। मनीष यादव मेरे सहयोगी मेरे साथ है। मनीष, मुझे एक बात बताइए, अभी तक वहां पर कितने परिवार हैं ऐसे जो अफेक्टेड हैं? सिर्फ लखीमपुर तक ये मामला सीमित है या और आगे भी कहीं पर है? देखिए निशांत, जो प्रारंभिक जानकारी मिल पाई है, लखीमपुर ही ऐसा जिला है जहां से लोग बाहरी राज्यों में मजदूरी करने, कामकाज की तलाश में जाते हैं। उत्तराखंड में जिस प्रोजेक्ट में ये तबाही मची है, उस प्रोजेक्ट में भी लगभग 50 लोग यहां से गए थे। निघासन तहसील है, उसका बाबूपुरवा गांव है, बिठौली गांव है, इच्छा नगर गांव है, भैरम गांव है, वहां के करीब 50 लोग बताए जा रहे हैं। एक गांव के करीब 5 लोग हैं, दूसरे जो भैरमपुर गांव है वहां पर करीब 20 परिवार हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कुछ लोगों से संपर्क भी हुआ है। विमल, आबिद, इसरार, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो लगातार अपने परिवार वालों के टच में हैं। उस वक्त ऊंची जगहों पर थे तो और किस्मत अच्छी थी जिसके चलते वो बच गए, तो वो लगातार उनके परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि बाकी लोगों का कोई अता पता नहीं लग पाया है। जिला प्रशासन अपनी तरफ से जो एक्चुअल आंकड़ा है उसकी जानकारी जुटा रहा है। आज को जिलाधिकारी मैं एक बार क्विकली जाऊंगा विनोद जी के पास। विनोद सर, क्योंकि आपने मैनेज किया है, आप कंसल्टेंट रहे डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि इंटरनेशनली क्या होता है ऐसी सिचुएशन में। हमारा मुल्क इकलौता मुल्क तो है नहीं जहां पर पहाड़ियों पर काम होता है या ग्लेशियर मेल्ट करते, पूरी दुनिया में होते होंगे, तो हमारा और उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में क्या फर्क है? देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे मेजर जो डिफरेंस है, हमारे यहाँ पर्यावरण की पूजा तो होती है लेकिन उसकी परवाह नहीं होती किसी को। दूसरी चीज, हमारे यहाँ जिस तरह का डेमोग्राफिक डेंसिटी भारत में है वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ इन सब चीजों पे जिक्र और फिक्र होता है। आप ये देखिए, इतनी स्टडीज हुई हैं, मैंने तमाम स्टडीज में हिस्सा लिया है। जैसे मैं आपसे खाली इस केस की बात करूंगा, आपके हिसाब से कहां चीजें गड़बड़ हुई? देखिए, इसमें अगर एवलांच प्रोन साइट्स थी तो क्या वो फिजिबिलिटी स्टडी की गई थी वहां? आपको देखिए, इसी से एक दूसरा उदाहरण देता हूं। जो गुवाहाटी एयरफील्ड बना हुआ है, एयरपोर्ट बना हुआ है, वो फॉल्ट लाइन पे बना हुआ है। तो अगर हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना पैसा फॉल्ट लाइंस पे या इस तरह के जो डिजास्टर हम जो प्रोन एरियाज है वहां पैसा अगर हम खर्च करते हैं तो समबडी हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। किसी न किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता नहीं है। वी आर ऑलवेज आज देखिए, आज ये त्रासदी हुई है, 2 दिन तक हंगामा होगा इस पे, 2 दिन तक इस पे विवेचना होगी, चिंता होगी, लेकिन उसके बाद ये सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और हम फिर दोबारा वहीं स्क्रैच से शुरू करते हैं। अच्छा, आप जो बता रहे हैं विनोद सर, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। मैं प्रदीप सर के पास एक रिएक्शन लूंगा। प्रदीप सर, क्योंकि ये नेचुरल कैलामिटी है तो इसलिए जो ह्यूमन एरर्स हैं उनको भी नेचुरल कैलामिटी के चलते उसके अंदर डन एंड डस्टेड किया जाता है, मतलब उसके अंदर डाल दिया जाता है। इसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? नहीं, देखिए ब्रिगेडियर दत्ता जो बात कह रहे हैं वो सही बात है। अकाउंटेबिलिटी इस तरह से फिक्स होगी कि जहां आप जानते हैं कि यहां खतरा हो सकता है
उसके बावजूद प्रोजेक्ट ले जाते हैं। जो गुवाहाटी उन्होंने एयरपोर्ट का जिक्र किया, तो ये अकाउंटेबिलिटी इस तरह से फिक्स होगी। आपने कोई अध्ययन किया क्या, इसका क्या पर्यावरण पर नुकसान असर पड़ेगा, इस जो आसपास के लोग बसे हुए हैं उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, जो अभी हिमालयन रीजन में जितने पावर प्रोजेक्ट हैं, मुझे लगता है कि उनका एक बार से फिर से जो है वो रिव्यू करना चाहिए कि कौन सी चल सकते हैं, कौन से नहीं। पर्यावरण के लिए थोड़ा भी खतरा हो तो उस प्रोजेक्ट को निश्चित रूप से रोक देना चाहिए। लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दी, जो पर्यावरण की मंजूरी देते हैं, उन पर सबसे ज्यादा सर, आपकी इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ाऊंगा, लेकिन इस वक्त उत्तराखंड पुलिस ने जारी की है 202 लापता लोगों की लिस्ट। बड़ी खबर, एनटीपीसी मैनेजर समेत 5 कर्मचारी, 5 कंपनियों के कई कर्मचारी लापता। इलाके के 4 अलग अलग गांव के 11 लोग भी लापता। तपोवन टनल में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। आइए जरा आपको इसकी डिटेलिंग देते हैं। यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आइए आपको वो दिखा देते हैं। जो हमारे पास जानकारी आ रही है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए इसको यहां पर प्ले करें। ग्लेशियर हादसे के बाद जिंदगी की तलाश अभी जारी है और कई ऐसे लोग हैं जो लापता हो गए। यहां पर उत्तराखंड पुलिस ने जारी की जोशीमठ ग्लेशियर हादसे के बाद लापता 202 लोगों की लिस्ट। नंबर 1। नंबर 2, तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, वहां कई लोगों के दबे होने की आशंका है। नेक्स्ट, एनटीपीसी के में मैनेजर मनीष कुमार लापता है। यूपी के लखीमपुर से 60 से ज्यादा लोग टनल में कार्यरत थे। नेक्स्ट, एक जो कंपनी है ऋत्विक कंपनी से जुड़े 121 लोग लापता हैं। ऋषि गंगा कंपनी से जुड़े 46 लोगों की भी तलाश हो रही है। ओम मेटल के 21 और एचसीसी कंपनी से जुड़े 3 लोग लापता हैं। 4 अलग गांव के 11 लोग भी लापता हैं। एक और बड़ी खबर जो मेरे पास आ रही है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि तबाही के ग्राउंड जीरो पर टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त की बड़ी खबर। जरा दिखाइए, नदी पर बना बराज पूरी तरह ध्वस्त। सैलाब ने पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह तबाह किया। ग्राउंड जीरो से टीवी9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट प्ले करें। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की टीम तपोवन के उस जगह पे मौजूद है जहां पे तबाही का सबसे भयावह तस्वीर आपको दिखेगा। जी हाँ, सबसे पहले आप देखिए सामने का बराज। आप बराज में देखेंगे कि बराज पूरी तरीके से एक तरीके से खत्म हो गया है, टूट गया है। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि बराज के बड़े मोटी दीवारों को भी पानी ने एकदम पूरी तरीके से तोड़ दिया है और तोड़ते हुए पानी जो है सीधा आगे की ओर निकली और उसके बाद जो भी कुछ दिखा सामने में उस सब कुछ को तोड़ ताड़ करते हुए, नेस्तो नाबूद करते हुए फिर वो आगे की ओर ये जल प्रवाह बढ़ा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।